हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है क्लास 11th के लिए, और वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। बच्चों को थोड़ा कई बार ये बोरिंग लगता है, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा चैप्टर और हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ये लेक्चर 1 है आज का। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, और अगर आप अपना 11th क्लास का सिलेबस देखते हो सीबीएसई का, तो उसमें ये हमारी 5th यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको, जैसा कि चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो आपको बेसिक टर्म्स पहले मैं बताता हूं जो यहाँ पे यूज होंगी। यहाँ पे जो पार्टिकल वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी, हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल किसे कहा जाता है। तो पार्टिकल बच्चों किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे जिसका जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, ये सब बहुत मिनिमम हो, ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, और जिसका मास फाइनाइट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं पार्टिकल की बच्चों, तो पार्टिकल क्या बनता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैव फाइनाइट मास, मतलब उसका मास फाइनाइट होगा, मास उसका नेग्लिजिबल नहीं होगा। एनी ऑब्जेक्ट विच हैव फाइनाइट मास बट नेग्लिजिबल डायमेंशंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टिकल बोलते हैं। जिसका मास तो फाइनाइट हो, लेकिन उसका जो साइज है, जो उसकी डायमेंशंस हैं, वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब उसके साइज और उसकी डायमेंशन को हम उसकी सराउंडिंग की विद रिस्पेक्ट में क्या कर सकें, नेग्लेक्ट कर सकें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। तो मार्कर में यहीं डाल लेते हैं पहले, और फिर हम तैयार हैं अपने इस चैप्टर को, प्यारे प्यारे चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पार्टिकल हमने पढ़ लिया अभी कि पार्टिकल क्या होता है। अब बच्चों हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब पार्टिकल हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है सिस्टम। तो अब हम समझेंगे कि सिस्टम क्या है बेसिकली। तो सिस्टम किसे कहा जाता है जी, सिस्टम बेसिकली क्या है बच्चों, जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या कहोगे कि सिस्टम बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो अगर मुझे सिस्टम की डेफिनेशन पूछी जाए तो मैं क्या कहूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ large number of particles, large number of particles। ठीक है, कि अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग with each other, which are mutually interacting with each other। तो मतलब सिस्टम सिंपल है बच्चों, जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाना शुरू करते हैं, तो उन सभी पार्टिकल्स के मिलने से क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे सपोज ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो ये जो स्फेरिकल बॉल है ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों ये जो बॉल है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। मतलब मैं मान सकता हूं कि इस बॉल में बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, और उन सभी पार्टिकल्स के मिलने से ये बॉल बनी है। जब ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए तो इन्होंने मिलके क्या बनाई, ये पूरी बॉल बनाई। और ये सभी पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिस्टम। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, कि जब पार्टिकल्स बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है बच्चा पार्टी, ये एक सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि ये मार्कर बहुत सारे पार्टिकल से बना है ना, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्सेस लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं फोर्सेस की वजह से ये जब पार्टिकल जुड़ गए तो जुड़ के पार्टिकल्स ने पूरा ये मार्कर आपके सामने बना दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये चीज क्लियर हो गई कि पार्टिकल जब म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूरा एक सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है बच्चा पार्टी, एक सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम समझ में आ गया। अब हम एक और बेसिक सी टर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिस्टम के बाद, वो है इंटरनल फोर्सेस। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया है। तो पार्टिकल हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम, और सिस्टम के बाद बच्चों हमारे पास आता है इंटरनल फोर्सेस। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस क्या है भाई, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंदर की फोर्सेस है ना। इंटरनल मतलब बच्चों अंदर की फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर लग रही हैं, समझ रहे हो कि हमने अभी पढ़ा कि सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसी फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्लियर है, तो समझ में आ गया इंटरनल फोर्सेस क्या है, कि द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑन वन अनदर। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि द म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड by the particles of a system on one another, of a system on one another are called इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम है बच्चों जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसके पार्टिकल से एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, एक दूसरे को बांध के रखेंगे। उन्हीं फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही बच्चों जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर कैसे बना हुआ है मार्कर इस टाइम पे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है सभी एक दूसरे पे इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं, और उस इंटरनल फोर्सेस की वजह से मार्कर हमारे सामने बरकरार है, ठीक ठाक है। अगर पार्टिकल्स इंटरनल फोर्सेस लगाना बंद कर दे तो क्या होगा, वो तो दूर दूर हो जाएंगे, मार्कर बिखर जाएगा, इसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, है ना। तो कोई भी सिस्टम तभी तक है जब तक उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्सेस हैं। वो इंटरनल फोर्सेस पार्टिकल्स को जोड़ के रखती हैं आपस में, और हमें पूरा सिस्टम मिला रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई भी इंटरनल फोर्सेस, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों हम एक्सटर्नल फोर्सेस की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्सेस नाम से ही क्लियर हो रहा है ये भी, कि जो फोर्सेस बाहर से लगती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। कि ऐसी फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से अप्लाई की जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो यही बनेगी कि द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट एन सिस्टम, ठीक है ना, कि किसी सिस्टम पे या ऑब्जेक्ट पे बाहर से जो फोर्स लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल भी दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि द आउटसाइड फोर्सेस exerted on a system or object by any external agency के मतलब किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगे और वो बाहर की ही किसी एजेंसी की वजह से लगे, मतलब बाहर ही कोई और लगा रहा है फोर्स, मतलब सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स फोर्स नहीं लगा रहे। सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स की फोर्स तो इंटरनल फोर्स हुई ना, कि बाहर से किसी से जब फोर्स लगती है किसी सिस्टम पे तो उसे हम एक्सटर्नल फोर्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बॉल का एग्जाम्पल लिया था, ये बॉल है, अब ये बॉल बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है बच्चों। ये पार्टिकल जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं ये हैं हमारी इंटरनल फोर्सेस,
ठीक। लेकिन अगर इस बॉल पे बाहर से कोई बंदा फोर्स लगाए, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई इस पे बाहर से लगाए, तो इस फोर्स, तो ये हमारी जो कि बाहर एक्सटर्नल एजेंसी से जो फोर्स लगेगी इस पे, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स हुई, है ना। कि अगर मैं इस बॉल को किक मारता हूं अपने पैर से, तो वो कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल। मैं बाहर से इसको एजेंसी से, मतलब अपने आप से बाहर से इसको फोर्स दे रहा हूं, समझ रहे हो। तो अगर सिस्टम में बाहर से, आउटसाइड से कोई फोर्स लगती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक। इसके बाद, ये तो बेसिक था, अब हम मेन डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास। तो आज हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो आज का टॉपिक अब हमारा होने वाला है बच्चों सेंटर ऑफ मास। तो अभी तो हम सेंटर ऑफ मास को फील करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जब तक फील नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे भैया सेंटर ऑफ मास किसे बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास कि कोई भी, अगर मैं बॉडी लेता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैंने कोई रोड ली, कोई हथौड़ा लिया, कोई बॉल ली, तो उसके केस में सेंटर ऑफ मास मैं किसे कहूंगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हम यहाँ पे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेंटर ऑफ मास मतलब यहां मास से रिलेटेड कोई टर्म है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि इट इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट विच इट्स होल मास इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पॉइंट जहां पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास बैलेंस्ड हो जाए, उसे हम उसका क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन में लिखने वाला हूं, तो देखें। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है कि द सेंटर ऑफ मास is defined as that point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट जहां पे उस बॉडी का पूरा मास बैलेंस्ड हो रहा हो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हो। मतलब चाहे तो मैं मान लूं, जैसे सपोज ये कोई रोड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां को होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? अगर मैं एक यूनिफॉर्म रोड लेता हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां सेंटर में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे कि अगर मैं जितना मास इस पूरी बॉडी का है, मान लिया पूरी बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है, चाहे तो मैं ये पूरी बॉडी ले लूं, चाहे मैं एक पार्टिकल ले लूं और उसको इसी पॉइंट पे रख दूं और उसका मास भी कितना हो? पार्टिकल का m हो, तो ये दोनों उसी तरह से बिहेव करेंगे, जैसे मतलब ये जो पार्टिकल है ये उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से ये पूरी बॉडी बिहेव कर रही है। आप ऐसे भी सेंटर ऑफ मास को समझ सकते हो। और मतलब इस पॉइंट पे बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों? बैलेंस भी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, जहां से मैं इस मार्कर को क्या कर पाऊंगा बच्चों? बैलेंस कर पाऊंगा। ठीक है ना, ये देखो, जहां से मैं इसको क्या कर पाऊंगा? बैलेंस कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ को इसका क्या है? ये सेंटर ऑफ मास है। देखो गिर नहीं रहा ना, गिर नहीं रहा मार्कर हमारा। यहाँ पे ये क्या हो गया? बैलेंस। क्या आप इसको किसी और पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो, क्या कहीं और बैलेंस कर सकते हो मार्कर को? अगर मैं यहां से बैलेंस करता हूं तो इधर गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी भी बॉडी पे जहां उसके पूरा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आप सेंटर ऑफ मास को किसी दूसरी डेफिनेशन से भी समझ सकते हो। मैं एक और डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। अभी एक और टर्म हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ
ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद एक टर्म और मैं आपको बताऊंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें कई बार दो बच्चे इन दोनों को एक चीज समझ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम टर्म समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। हालांकि अगर हम धरती के सरफेस के नजदीक हैं तो हमारा बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कोइंसाइड करते हैं। जैसे मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पे है, ठीक है, क्योंकि हम धरती के सरफेस के नजदीक हैं। लेकिन अगर हम कहाँ चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, जहाँ पे ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है इतनी हाइट पे जाके, वहां पे थोड़ा सा फर्क हमें देखने को मिलता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है। तो अभी बताऊंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होता है। पहले सेंटर ऑफ मास को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गई भाई कि सेंटर ऑफ मास क्या है किसी भी बॉडी पे। वो पॉइंट जिस पे उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। या एक दूसरी डेफिनेशन में बच्चों बताने जा रहा हूं, उससे भी आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी सेंटर ऑफ मास को समझने में। तो वो क्या है, देखो कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो दूसरी डेफिनेशन बच्चों में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझनी है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट सिंगल पॉइंट विच मूव्स इन द सेम वे in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे लिख सकते हो कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is defined, ठीक है, is defined as a single point, is defined as a single point which moves in the same way, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो सिंगल पॉइंट है जो उसी तरह से मूव करता है, विच मूव इन अ सेम वे, विच मूव्स इन अ सेम वे, विच मूव्स इन अ सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल, इन विच अ सिंगल particle having the total mass of the system, having the total mass of the system, ये भी समझाऊंगा आपको, डेफिनेशन लिख लो पहले, having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move, and acted upon by the same external force would move। तो ये है बच्चों डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की एक और। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फर्स्ट डेफिनेशन लर्न करें, थोड़ी इजी है लर्न करनी। सेकंड डेफिनेशन भी मैंने लिखी है ताकि आपको फील आ जाए सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास की जो सेकंड डेफिनेशन है बच्चों, वो क्या कहती है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई रोड ले लेता हूं, सपोज कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज अ सिंगल पॉइंट। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, एक सिंगल पॉइंट है बच्चों, क्या है, एक सिंगल पॉइंट, कि इस रोड पे एक सिंगल पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट विच मूव इन अ सेम वे इन विच अ सिंगल पार्टिकल, जो उसी तरह से मूव करेगा जिस तरह से कोई सिंगल पार्टिकल मूव करता है, जिसका मास किसके इक्वल है, पूरी बॉडी के मास के इक्वल है। जैसे पूरी रोड का मास m है, तो अगर मैं m मास का ही एक सिंगल पार्टिकल ले लूं, है ना, m मास का ही एक सिंगल पार्टिकल ले लूं और उस पार्टिकल पे उतनी ही फोर्स लगाऊं जितनी की मैं इस पूरे सिस्टम पे लगा रहा हूं, ठीक है, पूरी रोड पे जितनी फोर्स लगा रहा हूं और एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास रोड के मास के इक्वल है और इस पे भी इतनी ही फोर्स लगाऊं, तो
जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा ना m मास का, सेम ऐसे ही हमारा ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट भी मूव करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ये पूरे बॉडी को एक पार्टिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मास इस पूरी बॉडी के मास के इक्वल है। मतलब इस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास क्या हो चुका है, कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। समझ गए। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक पॉइंट है और वो पॉइंट उस बॉडी को एज ए पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकता है कि उस पार्टिकल पे उस पूरी बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, और वो पार्टिकल जिस तरह से बिहेव करेगा वैसे ही पूरी बॉडी भी बिहेव करने वाली है। तो आई होप सबको समझ में आ गई सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। अब थोड़ी सी एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटर ऑफ मास के बारे में, फिर मैं आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ पॉइंट, कि अगर आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैंने ये कि ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने थोर का हथौड़ा ले लिया। ठीक है। ये हैमर है। अवेंजर मूवी तो सबने देखी होगी। तो थोर के पास एक हथौड़ा था, वो मैंने बना लिया, तो इट इज अ हैमर। अब इस हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जहां पे इसका मास ज्यादा होगा। अब ये तो हल्का है, ये मास, इस पोर्शन का मास ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है इस हथौड़े का सेंटर ऑफ मास यहां होने वाला है बच्चों। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हैमर। अब अगर बच्चों मैं इस हैमर पे बाहर से कोई फोर्स लगाता हूं, समझ रहे हो, मैं इस हैमर पे क्या करता हूं, बाहर से कोई फोर्स लगाता हूं, और वो फोर्स इस तरह से लगाता हूं कि उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि मान लिया मैंने फोर्स ऐसे लगाई, तो ये जो लाइन है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। तो मैं इस सेंटर ऑफ मतलब इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता हूं बाहर से, और फोर्स इस तरह से लगाता हूं कि वो फोर्स, उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। समझ रहे हो कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है कहां से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे होगा क्या, ये आप ऑब्जर्व भी करके देख सकते हो कि एक हथौड़ा लो और हथौड़े का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, तो आप अगर हथौड़े पे ऐसे फोर्स मारोगे, मतलब आप फोर्स जो लगा रहे हो उसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रहा है, तो आपका जो हथौड़ा है वो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। कैसा मोशन शो करेगा? आपका हथौड़ा ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। इस तरह से जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई थी, आपका पूरा हथौड़ा उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा और आपका सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो फोर्स इस तरह से लगाते हो कि उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से होके गुजरता है, तो जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जाएगा उसी डायरेक्शन में पूरी बॉडी भी जाएगी। ठीक है। तो आपने लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स ऐसे लगाई तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी ऐसे आगे जाएगा और पूरा रोड जो है हमारा, पूरा जो हथौड़ा है ये भी आगे जाएगा। मतलब यहाँ सिर्फ कौन सा मोशन शो होगा यहाँ पे बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन शो होगा, एक ही लाइन का मोशन, स्ट्रेट लाइन में चले गए। ठीक। अब थोड़ा सा सिचुएशन को करते हैं चेंज, यहाँ पे लेके आते हैं कुछ छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है बच्चों? अगर मैं अब क्या करूं, जो मुझे हथौड़ा दिया था कि सपोज ये मेरा हथौड़ा है, अब मुझे पता है कि जो मेरा हथौड़ा है उसका सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक। अब मैं फोर्स जो लगाऊंगा वो यहां ना लगा के हथौड़े पे, इसके इस एंड पे लगा दूं। मतलब इसका जो ये पकड़ने वाला एंड है, अगर मैं फोर्स यहां पे लगा देता हूं, यहां को इस तरह से, यहां मैंने एक फोर्स लगा दी सपोज R, तो अब क्या होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और इस तरह से लगाएं कि अब की बार उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस ना हो। आप देख सकते हो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन जो है सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रहा है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारा फोर्स का वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, तो ध्यान से देखो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो, मतलब जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं कर रही, तो उस टाइम पे कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम आप देखोगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगा।
क्या करेगा? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगा इस तरह से। इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। देखो जैसे ये हथौड़ा था, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगा। आप खुद करके देखना, एक हथौड़ा लो और उस हथौड़े के इस एंड पे फोर्स लगाओ तो आप देखोगे वो हथौड़ा सीधा नहीं जाएगा। कभी नोट करके देखना, जैसे हथौड़ा है, अगर आप हथौड़े को क्या रखो, टेबल पे रख लो। टेबल पे रखने के बाद बच्चों हथौड़े पे ना यहाँ से ऐसे फोर्स लगाओ। जब ऐसे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में तो हथौड़ा सीधा जाएगा। इस तरह से हथौड़ा ऐसे है, आपने ऐसे फोर्स लगाई, करके देखना इसको घर पे। जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो हथौड़ा ऐसे जाएगा आगे। लेकिन बच्चों अगर आप क्या करते हो, सेम केस में हथौड़े को लेते हो, टेबल पे ऐसे रख दिया आपने हथौड़ा, और हथौड़े पे अब की बार ऐसे फोर्स ना लगा के ऐसे फोर्स लगाओ। ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या देखोगे आप, ये ऐसे हो जाएगा। देखो है ना, हथौड़ा ऐसे आगे नहीं जाएगा। मतलब जब आप ऐसे यहाँ फोर्स लगाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा हथौड़ा इधर जाएगा। हथौड़ा रोटेशनल मोशन शो करेगा। आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो हथौड़ा सेंटर ऑफ मास के अराउंड आपको घूमता हुआ नजर आएगा। करके देखना, यहाँ फोर्स लगाना तो हथौड़ा अपने आप ही सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के केस में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप अगर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस होता है बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट सीधा ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है अराउंड द सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुई कंसेप्ट? अब आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी डिफरेंस बता देता हूं कि पजल रहते हैं बच्चे कई बार, वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस नहीं कर पाते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपको आज थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। सेंटर ऑफ मास में तो हमने क्या कहा था कि वो पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस पे उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। लेकिन बच्चों ग्रेविटी के केस में हम मास की बात ना करके किसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, वेट की, कि द पॉइंट at which whole mass of the whole weight is supposed to be concentrated, मतलब बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में हम किसकी बात करते हैं, वेट के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पॉइंट जिस पे उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, W, मास इनटू ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि अगर मैं धरती के सरफेस के नजदीक हूं तो जैसे ये मार्कर है, तो इस टाइम इसका जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे इस मार्कर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। ऐसी मेरी पूरी बॉडी में भी जहां मेरा सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे ग्रेविटी चेंज होने लग जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं और वहां पे मैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने लग जाऊं, तो वहां मुझे दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला जाता हूं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होगी, कि मतलब ये रोड है, अगर जैसे सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमें थोड़ा सा बिलो देखने को मिलेगी, थोड़ा नीचे देखने को मिलेगी। तो ये होता है डिफरेंस सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, आज हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे दो पार्टिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। बाय टू ऑल ऑफ यू।